ज्योतिष शास्त्र क्या है, ज्योतिष शास्त्र हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमारे किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है और ज्योतिष शास्त्र कहाँ से निकला है, किसकी देन है, इसके प्रमुख ग्रंथ क्या क्या हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में यदि कोई कुछ जानता हो पूर्व ज्ञान के आधार पर तो बता सकता है, स्वतंत्र है आप सब लोग। दूसरी बात, ये जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है आपका, इस पर आप सभी अपना अपना ज्ञान भी सिस्टमैटिक ढंग से, ऐसा ना कि सबने माइक खोल के चालू कर दिया। जिसको लगता है मुझे कुछ बोलना है तो वो अपना माइक ऑन करके अब बता सकता है, ठीक है ना। फिर हम दूसरा और आगे बढ़ाएंगे जी। सर ये वेदांग का पार्ट है ज्योतिष, वेदों में इसको वेदों के अंग जो है उसके रूप में ज्योतिष है। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बताया। और अन्य कोई? ज्योतिष वेदों के चक्षु है। ये भी ठीक है। और अन्य कोई? सर मुझे थोड़ा ही जो मनुष्य है इसके मन में जिज्ञासा रही है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य और चंद्रमा की जो गति है उसका अध्ययन करके काफी कुछ ज्ञान प्राप्त किया है और इसी को ज्योतिष कहते हैं। बहुत बढ़िया। अन्य कोई? सर ये पूछना था कि ज्योतिष वेदांग का पार्ट है, पर क्या ये यूनानियों के द्वारा दिया गया है क्या, या भारत का ही विषय है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। किसको लेकर के मैम? कि ज्योतिष कई लोग कहते हैं कि ग्रीक या यूनानियों ने भारत को दिया है, या जैसे वेदांग का पार्ट है तो हम इसको भारत का ही माने। इसमें थोड़ा सा मुझे बताइए अगर कहीं। देखिए, हमारे जो इस विश्व में बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, उसमें वैदिक सभ्यता रही है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता रही है जहां हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब, यूनानी सभ्यता रही है, अरब की सभ्यता रही है, फारस की, बहुत तरह की सभ्यता रही है। तो विषय जो है सारा ब्रह्मांड जो है तो सब इस पृथ्वी, हमारा जो पृथ्वी है तो इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा। सूर्य वो भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। चांद को मुस्लिम भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। व्याख्या करने वाला कैसा भी व्याख्या कर सकता है, लेकिन हमारे धर्म में कहा गया है कि, कहा क्या गया है, हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म जो है आदिकाल से है। और सनातन धर्म की जो नींव है वो किस पर आधारित है? वेदों पर आधारित है। और वेद जो है वो कोई ग्रंथ नहीं है, वो साक्षात ईश्वर या वो शक्ति है जो ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ये ओमकार जो है ना, ये यही ईश्वर है। इसी में ओम जो बनता है 3 वर्णों से बनता है, आ से, मा से, आ से, ऊ से और मा से बनता है कि नहीं बनता है? इसमें स्वर और व्यंजन संयुक्त रूप से हैं और इन तीनों का जो संयोग है इसी से ओम बनता है। और ये ओम जो है इसको अनादि अनंत माना गया है। इसका ना आदि है ना अंत है, ये शाश्वत है। और इस ओम पर ही सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता हैं वो उसी में समाहित मानते हैं। तभी आपने सुना होगा पहले कोई धारावाहिक आता था, पहले कौन सा धारावाहिक आता था जिसमें कहते मैं ओमकार हूँ और ऐसे करके आता था ना, पहले महादेव आता था। हाँ, उसमें वो यही बताने का प्रयास करते हैं कि ओमकार जो है वो शाश्वत है, हमेशा वो ध्वनि है, वो आवाज है, वो शक्ति है। वो कोई ग्रंथ में कोई वर्ण नहीं है, वो हमने उसकी कल्पना की, लेकिन वो आकाश में ध्वनि कभी मरती नहीं है। ध्वनि जो है वो सब पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है। अभी कुछ टाइम पहले भी आया था, नासा ने एक वो किया था कि जो एक ब्लैक होल है, उस ब्लैक होल से जो आवाज आ रही है वो उसका जो उच्चारण है वो कैसी है, एक ओम के स्वर में है। और बाकायदा उस ओम के स्वर की जो फिजियोलॉजी बनती है, यानी उसका जो आकार बनता है वो भी उसी आकार को लेता है ना। तो आपने सुना भी होगा कई बार महाभारत में, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, जब युद्ध के समय पर युद्ध की जो पीड़ा थी, विभत्स जो उनका क्रंदन था, वो सब उसकी वजह से बहुत सारी तमाम घटनाएं हुई थी। और उसको छोड़िए, मैं आपको महाभारत का जो श्रीमद् भगवत गीता है, गीता को कहते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण ने कही,
लेकिन गीता आकाश में आज भी यथावत गूंज रही है, क्योंकि शब्द ब्रह्म कहा गया है व्याकरण शास्त्र में, शब्द को ब्रह्म कहा कहते हैं, और ब्रह्म ही क्या है उसको व्याकरण शास्त्री स्फोट कहते हैं, शब्द कहते हैं, वो मरता नहीं है, वो शाश्वत रहता है हमेशा, वो ध्वनि कभी भी हो समाप्त नहीं होती है, तो वो गूंज रही है, वो गूंजती रहती है, उसको कलेक्ट करने के लिए हाँ ये मानते हैं, लेकिन अभी इसलिए तो कहते हैं कि सुपर साइंस और साइंस में अंतर क्या है। सुपर साइंस वही है, साइंस क्या है, विज्ञान है, नासा के पास सारी साइंस है, पर उस साइंस के माध्यम से क्या उन शब्दों को कलेक्ट कर पाए, हाँ इतना अनुभव हो गया उनको कि कोई ध्वनि है आकाश में जो महाभारत काल में बोली गई निकली है, और वो आज भी आकाश में है, परंतु उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, मतलब वहां पर साइंस फेल हो गया। सुपर साइंस अभी ऊपर है, उसको जानने के लिए हमें अपना योगिना मोक्षम जब तो योगिक पद्धति से उसको जाना जा सकता है, ज्ञान की पद्धति से उसको जाना जा सकता है। तो एक तो आप समझ सकते हैं कि जो वेद है हमारे, वेदों का जो ज्ञान है वो किसी यंत्रों का नहीं है, वो क्या है उस संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान है, इस ब्रह्मांड का ज्ञान है ना, और उसके लिए कोई लिखित पुस्तकें नहीं थी उस समय पर, वो तो केवल श्रुति उसको कहा गया है, मुंह से बोला गया, क्योंकि ध्वनि है। जब तक हम ध्वनि का अनुसरण करते रहेंगे हम अपना जो शारीरिक तंत्र है वो हम सही रख पाएंगे, और जब हम लिखने की प्रक्रिया में पहुंच जाते हैं आगे तो केवल और केवल संग्रह करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अपना बौद्धिक और मानसिक जो विकास है वो स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इसलिए आप इसको पूर्ण दावे के साथ कहें और कह सकते हैं कि ये जो वेद हैं ये ग्रीक फारस वगैरह जो आपने नाम लिया अभी, ये वहां की कोई वो नहीं है, बाद के लोगों ने, यद्यपि ये ठीक है कि सबसे प्राचीन जो सभ्यता रही है वो हिंदू सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले आर्यों की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, और इससे पहले की जो सभ्यता थी वो शायद मिस्र की सभ्यता थी या बेबीलोनियन सभ्यता थी, ठीक है, कोई और सभ्यता थी, परंतु उसके ठोस प्रमाण नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से हम उसको यथावत नहीं स्वीकारते हैं। हम किसको स्वीकारते हैं, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, ठीक है, और उसके जो लक्षण मिलते हैं वो हमारे वेदों से काफी मिलते जुलते हैं। बाकी यूनानी जो सभ्यता है वहां के भी लक्षण हमें यहाँ को वेदों से मिलते हैं, परंतु वैदिक जो ग्रंथ है हमारे, इसका जो काल माना गया है 6000 ईस्वी पूर्व से है ना। तो बहुत सारे जो ऐसे लोग हुए हैं जो कालों का जिन्होंने, जैसे मैक्स मुलर हो गया, ए बीवर हो गया और मैकडोनाल्ड हो गया, इन सब ने अपना अपना समय दिया कि कौन सा वेदों का काल रहा होगा, लेकिन सर्वाधिक जो माना गया वो हम बाल गंगाधर तिलक जो है हुए थे हमारे, उन्होंने जो माना 6000 ईसा पूर्व माना है। हाँ, तो 6000 ईसा पूर्व माना सबसे प्राचीन मतलब वैदिक सभ्यता मानी गई है। तो इसके जो ग्रंथ हैं ये श्रुति परक हैं, श्रुति परक थी, अब उनको हमने संग्रह करके लिपिबद्ध कर दिया है, लेकिन ये श्रुति है इसलिए, और ये जो वेद हैं साक्षात ईश्वर के मुख से निश्रित हैं। इस वेदों के ही 6 अंग बताए गए हैं, ठीक है ना, और 6 अंगों में सबसे पहले जिस प्रकार से पुरुष के या किसी व्यक्ति के 6 अंग होते हैं, नासिका, मुख, हाथ, पैर और कर्ण, त्वचा, ठीक है, ये 6 अंग, इनके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, अपने सारे कार्यों को, या उस व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति कह सकते हैं। जिस व्यक्ति का एक भी अंग कम है, ठीक है, उस व्यक्ति को हम अधूरा मानते हैं, वह किसी विशेष कार्य के लिए वो योग्य नहीं माना गया है। यहाँ तक कि वैदिक सनातन में तो जिस व्यक्ति का, क्योंकि पूर्णता हमें चाहिए तभी वो किसी कार्य को पूर्णता प्राप्त करा सकता है, ठीक है, तो पूर्णता के लिए इस प्रकार से वेद जो पूर्ण तभी माना जाएगा, या वैदिक कोई पंडित कोई व्यक्ति जो है जो वैदिक कहता है अपने आप को, वो तभी वैदिक होगा जब उन 6 अंगों का ज्ञान प्राप्त कर सकता हो, ये जानता हो। ये 6 अंग पहले कौन से हैं, सबसे पहले है पहले ले लीजिए नासिका से, तो नासिका जो है ये वेदों का पहला अंग है। ये नासिका मतलब हमारी नासिका नहीं, वेदों की जो नासिका है, वेदों की नासिका कहते हैं किसको, शिक्षा ग्रंथ, जितने भी शिक्षा ग्रंथ हुए हैं, जैसे पाणिनीय शिक्षा हुई है, गलदृक शिक्षा हुई है, नारदीय शिक्षा हुई है, ठीक है, वासिष्ठी शिक्षा हुई है, ये शिक्षा ग्रंथ हैं बहुत सारे, ठीक है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है किस प्रकार से उच्चारण करना, विशेष करके उच्चारण की परंपरा रही है पहले से वेदों की, तो उच्चारण को किस प्रकार से करना है, उच्चारणों का अनुनासिक वर्ण बोला जाएगा, नासिक बोला जाएगा, स्वरित होगा, उदात्त होगा, अनुदात्त होगा, इत्यादि करके, तो शिक्षा जो नासिका के माध्यम से हम केवल उच्चारण करना सीखते थे, ठीक है। तो एक अंग है उसका शिक्षा, जिसको नासिका कहा गया है, मतलब वेदों की जो नासिका है वो शिक्षा ग्रंथों को कही जाती है। दूसरा है श्रोत्र, जो कान है हमारे, इनको कहा गया है, ये वेदों के
जो निरुक्त ग्रंथ हैं, निरुक्त ग्रंथों को कहा गया वेदों के कान है। निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है निर्वचन करना शब्दों का, क्योंकि सारे शब्दों का खेल था। वैदिक जो परंपरा थी हमारी, वैदिक ज्ञान जो था वो सारा शब्दों पे था। निरुक्त, निरुक्त। श्रोत्र मतलब कर्ण, कर्ण मतलब कान, सुनना, श्रोत्र कानों को कहते हैं। तो ये कान है, ये इनको, ये कान जो है वेदों के जो कान है वो श्रोत्र ग्रंथ हैं, ठीक है। हस्ता कल्पोच पठ्यते, जो वेदों के जो हाथ हैं, भगवान वेद पुरुष के जो हाथ हैं कल्प ग्रंथ हैं। हाँ, हस्ता कल्पोच पठ्यते, कल्प ग्रंथ, हाँ कल्प ग्रंथ होते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से छंदो पादो तो वेदस्या, और वेदों के जो पाद हैं, वेदों के जो चरण हैं वो छंद है। छंद, छंद शास्त्र, पिंगल का छंद शास्त्र ना, और छंद शास्त्र जो है छंद ग्रंथ है, जिसमें गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये वैदिक छंद हैं। इसी प्रकार से लौकिक छंद भी हैं, वसंत तिलक है, ये कुछ वार्णिक छंद हैं, कुछ वृत्तीय छंद। वार्णिक छंद वो होते हैं जो वर्णों पर आधारित छंद बनते हैं, और वृत्तीय होते हैं जो पद्यात्मक होते हैं, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण के माध्यम जिनके काउंटिंग होती है वो चरण। तो ये जो है ये वैसे नहीं आ रहा है समझ में, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये कहानी पढ़ना पड़ेगा या ये आपका विषय का नहीं है, ये भूमिका है आपकी वेदों की। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कहाँ से आया है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, मैंने प्रश्न किया था जी। हाँ, आवाज आ रही सबकी। तो ये पाठ्यक्रम कुल मिला के पाठ्यक्रम का विषय नहीं है ज्योतिष शास्त्र। आज इसको जैसे जानना हो तो हम फिर तब ये पढ़ेंगे बुक्स तो उसमें नहीं मिलेगा ये सब, ये तो चर्चा हो रही है केवल ना, ये तो चर्चा हो रही है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, वेद क्या है, कहाँ से हमारा वेद पुरुष क्या है, उन सबसे ज्योतिष शास्त्र कहाँ आया है, ऐसे वास्तु शास्त्र उसका अंग है, तो वो सब चर्चा है, ठीक है। ये मान लेना आपको कि मैंने 5 बताया, इसमें से नेत्र छूट गया है। नेत्र ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र जो है वेदों का नेत्र है। तो वेदांग है, वेदों के 6 अंग है, और इन 6 अंगों को मैंने आपको गिना दिया। हस्ता कल्पोत पठ्यते ज्योतिषम ऐनम चक्षु, ज्योतिष जो है नयन है, चक्षु है। श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पा करो, हस्ता कौन सा बचा है, कितने हो गए? मुखम व्याकरण, इसमें मुखम व्याकरणम स्मृतम, जिसका मुख्य मुख है, वेद पुरुष का जो मुख है वो व्याकरण शास्त्र को कहा गया। अब आपको 6 शास्त्र पता है, शिक्षा ग्रंथों को आप जानते हैं, व्याकरण को आप जानते हैं, ज्योतिष को आप जानते हैं, निरुक्त को, छंदों को जानते हैं, तो आप वेद पढ़ने के अधिकारी हैं या वेदों को समझ सकते हैं। अधिकारी से मतलब ये नहीं कि कौन नहीं कौन है, आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है, क्या आप वेदों को अर्थों को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो भाई उसके लिए आदमी को विषयों को आना चाहिए ना। तो ये सब कहा गया है। जैसे आर्मी में जाने के लिए क्या होता है, फिजिकली फिटनेस होना चाहिए, नहीं होगा तो उसको बाहर कर देते हैं। तो उसमें कोई ये थोड़ी किसी का भाई आप नहीं उसकी योग्य, उसको पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, उसका अर्थ जानना आना चाहिए ना। तो वो सब वेद का ज्ञान लेना है का पहला आना चाहिए। अब तो क्या है कि सब लिपिबद्ध हो गया है वेद, ठीक है, परंतु जो पहला था श्रुति, श्रुति पर आधारित, जो क्योंकि हम तो उसका धारण, हमने तो उसको यथावत उसको ग्रहण किया ही नहीं ना, हमने तो उसको छोड़ दिया बीच में, अपने मन मर्जी का करने लगे, उसको लिपिबद्ध कर दिया, उसको लिख लिया, ग्रंथ बना दिया, लाइब्रेरी में रख दीजिए। अब बहुत बड़े बड़े वैदिक पंडित भी बात करूं तो क्योंकि उनको ठीक है, पंडित तो हैं, वैदिक पंडित हैं, मतलब कहने का मतलब है कोई भी अपने, परंतु उनको नहीं होता है, क्योंकि ये तो ग्रंथों में ठीक है, वैदिक तो याद होने की चीज है। आपने देखा अभी भी बहुत सारे जो धुरंधर पंडित हैं कैसे बोलना शुरू करते हैं, एक बार में बोलना शुरू किया उन्होंने ओम सहस्त्र से रिखा पुरुखा सहस्त्राक्षर, तो जब बोलना शुरू करते हैं तो रुद्राष्टक समाप्त हो जाती है, तब रुकते हैं, 2 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है। तो क्या वो बीच में कहीं किताबें देखते हैं? नहीं देखते हैं। वो धारा प्रवाह अपना आप सर्कल बना हुआ है अपना, कई बार वो काम भी कर रहे हैं, अपना कुछ और काम कर रहे हैं, मंत्र यथावत चल रहा है, उनका निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये माइंड को एकाग्र करने का बहुत अच्छी थेरेपी इसको कह सकते हैं वेदों को ना, ये एकाग्रता बढ़ाता है। ऊपर से हमारा जो क्या ये तंत्र है, हमारा मुख तंत्र है हमारा, इसमें शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना सिखाता है हमें, ठीक है। बाकी तो आप संस्कृत की महिमा जानते हैं, आजकल नासा क्या क्या कह रहा है कि आज जो सुपर कंप्यूटर बनेगा उसके लैंग्वेज और इस सब सबसे ज्यादा जो शब्दकोश है संस्कृत में ही,
तो वो सब तो है ही, ये सब आया कहाँ से आखिर? इसीलिए तो वेदों को पढ़ने से तमाम चीजें तो सुधर जाती ही हैं। गुरु जी, संस्कृत सभी भाषाओं की मदर लैंग्वेज? हाँ बिल्कुल है, सभी मतलब इंग्लिश से लेके सारा जो भी है ऐसा? हाँ है तो सही। कुछ भारतीय भाषाएं करके इनको कुछ ग्रुप बना दिए गए हैं जो भाषा वैज्ञानिक हुई हैं आजकल, क्योंकि सारी चीजें हमारी नहीं चल सकती ना, हमारे अलावा दूसरी दुनिया में और भी देश हैं, उन सबको भी अपने में चलानी है। तो अब वो अपना रीजन देंगे, चलाने का मतलब वो जबरदस्त दादागिरी नहीं कर रहे हैं, कुछ रीजन वो भी देते हैं जो एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या है कि अब हमारे यहाँ कुछ भाषाओं का वर्गीकरण हो गया है कि भारतीय परिवार की भाषाएं ये होंगी, जो जिनका स्वर स्तर से होगा, जिनका उच्चारण स्तर से होगा, जिनका ऐसे करके। तो ये तो अच्छा, ज्योतिष शास्त्र क्या है? अब बात आ जाती है ज्योतिष शास्त्र। ये तो आपने समझ लिया कि ज्योतिष शास्त्र जो वेदों का अंग है, और 6 अंगों में से ज्योतिष शास्त्र जो चक्षु नेत्र है, नेत्र रूप है, इसको नेत्र रूप है ज्योतिष। और ज्योतिष जो है ये दर्शन कराता है, क्योंकि नेत्र का मुख्य कार्य क्या है? दर्शन कराना, देखना ना। तो ज्योतिष जो है दर्शन कराता है। किसका दर्शन कराता है ज्योतिष शास्त्र? बताइए। भूत का, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों का देखने की क्षमता इसमें है। ठीक है, तो इसलिए इसको दर्शन नेत्र के रूप में इसको कल्पना की गई है। ये वेदों का अंग है। और यह जो ज्योतिष अपने आप में बहुत विशाल है, इसके भी 3 भाग है। पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। कहा गया ज्योतिर्जुषाम सूर्यादि ग्रहाणाम अश्विन्यादि नक्षत्राणाम, इन नक्षत्रों का, ज्योतिषों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, आकाशीय पिंडों का, वह क्या है? ज्योतिष शास्त्र है। तो आकाशीय पिंड क्या है? ज्योतिष है, नक्षत्र है, ग्रह है, तारे हैं, ये आकाशीय पिंड होते हैं। बाकी खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड है इत्यादि, इनका भी चर्चा होती है। इनकी भी इन सभी आकाशीय जो पिंड हैं, इन सबका जहां अध्ययन मिलता है हमें, वह भूगोल शास्त्र है, यह खगोल शास्त्र है, वह ज्योतिष शास्त्र है। और वो ज्योतिष शास्त्र क्या है? खगोल शास्त्र है। ठीक है, खगोल है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र, खगोल, भूगोल सब कुछ है। भूगोल मतलब भूमि पर, पृथ्वी में, और पृथ्वी सौर परिवार का एक ग्रह है, परिवार का ही सदस्य है, पूरा ब्रह्मांड ही, पूरी ब्रह्मांड उसका ही। खगोल भूगोल सब ज्योतिष शास्त्र कहता है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र परिभाषा क्या हुई? सूर्यादि ग्रहाणाम ज्योतिर्जुषाम सूर्यादि ग्रहाणाम चंद्रा अश्विनादि नक्षत्राणाम अध्ययनम यत्र भवति तत्र सा ज्योतिष शास्त्रम, वो ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो एक तो ये ज्योतिष शास्त्र क्या है, और ज्योतिष शास्त्र के जो भेद है ये जान लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र है 3 स्कंदों में बटा हुआ है। हालांकि ये पहले 5 स्कंदात्मक था, इसमें शकुन शास्त्र और स्वप्न को हटा दिया गया उसको, और उसके इसको त्रिस्कंदात्मक यानी 3 स्कंदों वाला ज्योतिष शास्त्र माना गया। इसके 3 स्कंद कौन कौन से हैं? पहला है सिद्धांत स्कंद, दूसरा है संहिता स्कंद या होरा स्कंद लिखिए दूसरा, और तीसरा संहिता। हाँ, संहिता बोलिए, संहिता ग्रंथ हिंदी में संहिता, स्कंद। ये 3 स्कंद है, सिद्धांत, होरा और संहिता। होरा HORA, हाँ। अब हम आजकल कौन सी ज्योतिष पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल? होरा पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, परंतु होरा का अधिकांश पार्ट उसमें आता है। बाकी जो हमारे पंचांग बनते हैं, इस पंचांग में तीनों ज्योतिष होता है, होरा भी होता है, संहिता भी होता है, और सिद्धांत भी होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रहण आदित्य जो निकालना है हमें, या ग्रह स्पष्ट वगैरह जो करना है, ठीक है, और वो सब सिद्धांत का विषय है। सिद्धांत में आता है इसकी जो गणित है, एस्ट्रोनॉमिकल जो एस्ट्रोनॉमी जो है, वो सिद्धांत के अंतर्गत आती है, सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत आती है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो आती है किसके अंतर्गत? होरा के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें प्रेडिक्शन भी आता है, व्यक्ति का भूत भविष्य इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं, ये होरा के अंतर्गत आता है, कुंडली वगैरह। और संहिता जो ज्योतिष है, इसको कहा गया है मुंडेन ज्योतिष भी कहते हैं इसको। संहिता में क्या आता है? संहिता ज्योतिष में जैसे किस वर्ष बहुत अधिक अच्छा धान्य होगा, किस वर्ष अत्यधिक वृष्टि होगी, कहाँ भूकंप आएंगे, कहाँ आपदाएं आएंगी,
कहाँ भूस्खलन होगा, कहाँ वृष्टि होगी, कितनी बर्फबारी होगी, अनाज कितना उत्पन्न होगा इस साल, जो अर्घ, जो आपने शेयर मार्केट का जो सब वो संहिता ज्योतिष पर आधारित है, जो भाव उनके उतार चढ़ाव वगैरह होते हैं वो सब मुख्य विषय, उसका जो फलादेश होता है वो संहिता। हाँ पढ़ाई जाएगी जी। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं कोई? सर हमें ये वाली ज्योतिष भी पढ़ाई जाएगी? देखिए ज्योतिष से थोड़ा थोड़ा पार्ट सभी का लगेगा उसमें, आपको सारा पढ़ना संभव नहीं, सिद्धांत ज्योतिष पढ़ना संभव नहीं है। आप सब तो डिप्लोमा कर रहे हैं 1 साल का ना? हाँ, तो आप तो केवल फलित ज्योतिष में जो सामान्य विषय, जन्म कुंडली का विषय वगैरह पढ़ेंगे आप। जो होरा का पार्ट इसमें ज्यादा है, संहिता का तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिद्धांत का भी इसमें बहुत कुछ भी नाम आते समझिए आप, केवल ऐनान साधन वगैरह थोड़ा बहुत इसमें होता है वो। फिर तो गुरु जी व्यक्ति स्वयं से भी मतलब उसके अपने जैसे गहराई में जा सकता है। हाँ, आपको डिपेंड करता है। आप तो देखेंगे बड़े बड़े प्रोफेसर जो है ज्योतिष पढ़ते पढ़ते निकल गया, ज्योतिष के ही प्रोफेसर बन गए हैं, ज्योतिष के ही वो गुरु हैं, और उनका रिटायरमेंट पे आ गया है, रिटायर हो चुके हैं, ऐसे भी हैं। तो क्या वो पूर्ण ज्योतिष हो गए? कोई ज्योतिष पूर्ण, जन्म बीत सकते हैं तभी ज्योतिष कोई शास्त्र की यही तो शास्त्र के 6 लक्षण बताए गए। शास्त्र जो है उसमें कार्य कारण संबंध होता है, उसमें सार्वभौमिकता होती है, उसमें सार्वकालिकता होती है। वो हमेशा हर काल में हमारे लिए उपयोगी रहा है, चाहे वो सतयुग था तब भी हमारे लिए ज्योतिष शास्त्र था, चाहे वो कलयुग के बाद यदि कोई अन्य काल में कोई यदि आता है तो उसमें भी ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता रहेगी, ऐसे ही वास्तु शास्त्र की उपयोगिता भी रहेगी। ठीक है, यानी कि शासन, शास्त्र अर्थात जो शासन करने वाला है उसका शासन हमेशा इस सृष्टि पर रहता है। ठीक है, शासन से मतलब है कि आप उनके सिद्धांतों जैसे कहते हैं वैसा आपको करना है, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो। और जैसे जैसे हम इस काल जो है जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेगा, सतयुग से त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, कलयुग में आए, अब जो जैसे और आगे बढ़ेगा, ये अंतिम चरण पहुंचेगा, वैसे वैसे इन शास्त्रों का बोलबाला बहुत भयंकर हो जाएगा। वास्तु शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, बहुत से लोग कहते हैं कि सर वास्तु शास्त्र का नाम पहले सुने ही लिखे, अब ये वास्तु शास्त्र कहाँ से अभी आने लग गया? वास्तु अचानक से इसने ऐसा उछाल मारा कि सब जगह वास्तु शास्त्र की वेबसाइट, शास्त्र, वास्तु शास्त्र के संस्थान, वास्तु शास्त्र के अध्यापक, वास्तु शास्त्र के, ये क्यों इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी क्या कारण था? कह रहे जो सोचता है, कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये तो मार्केटिंग बनाने के लिए, आज व्यवसाय करने के लिए आ गया है, व्यवसाय उसके आगे कुछ व्यवसाय भी चल रहा है। ठीक है, परंतु ये जो इसका जो मूल जिसका कारण बढ़ने का जो कारण है वो ये है कि इसकी चर्चा, अगर इसका नया कोई विषय होता है, शास्त्र नहीं होता, वास्तु शास्त्र कुछ लोग कहते हैं पहले था ही नहीं, अभी शुरू हुआ है, ये नहीं पता लोगों को, उनको लगता है कि शास्त्र, इसके वेदों में कहीं चर्चा ही नहीं है, वेदों में नहीं, जबकि वास्तु शास्त्र जो है वो स्थापत्य वेद है अपने आप में, उपवेद है वास्तु शास्त्र, किसका? अथर्ववेद का ना, ये उपवेद है, लोगों को नहीं पता। तो वो क्या सोचते हैं कि ज्योतिष अब आया है, लोगों ने एक थ्योरी बना दी है, उस थ्योरी इतनी ज्यादा चल रही है, उसके नाम लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पहले वास्तु शास्त्र नहीं तो वास्तु कुछ होता ही नहीं है। गुरुजी वास्तु तो हमेशा से रहा होगा, क्योंकि हम लोग आजकल जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं बोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन पुराने जो स्ट्रक्चर है वो तो और भी मतलब विशाल होते थे, और सोचिए कि हजारों साल के बाद भी हम उनको देख पा रहे हैं। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं पहले की उत्पत्ति हुई है जी सर। वास्तु शास्त्र से ही तो जीवन की मतलब इंजीनियरिंग की उत्पत्ति हुई है। इंजीनियरिंग की क्यों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति वास्तु शास्त्र से हुई है, और वास्तु शास्त्र से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, कहते क्या है, शास्त्र यही कहता है कि ज्योतिष शास्त्र वास्तु उत्पत्ति है, लेकिन इसके लॉजिक में जाएंगे और इसके प्रमाण भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जब उपवेद अपने आप में वास्तु शास्त्र है तो ज्योतिष शास्त्र स्वामी तो उसका अंग हो गया ना, जबकि ज्योतिष शास्त्र को वहां अंग के रूप में लिया गया और यहाँ स्वयं में उपवेद हो गया वास्तु शास्त्र, तब तो ये अपने आप में ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ज्योतिष वास्तु शास्त्र जो है, जैसे जैसे हमारा कालक्रम आगे बढ़ता चला जाएगा, कलयुग से और आगे के चरणों में पहुंचेगा, तो हमारा जो शास्त्र है इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी। क्यों भाई? रोगी जब होगा तभी तो डॉक्टर आएगा, नहीं तो कौन चाहता है कि बिना मरना, कोई कौन चाहता है कि भाई हमारा कोई उपचार ना हो, हम ऐसे खोजेंगे लोग डॉक्टर को, ये खोजेंगे लोग किसको?
अपना कोई ऐसा हाथ पांव मारेंगे, कहाँ से हमें कोई किरण दिखाई दे, या कौन ऐसा साधन हो जिसके माध्यम से हम अपने आप जीवन को बचा सके, जीवन को सुधार सके, कल्याण कर सके अपना। ये इसलिए यही कारण है कि जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन आज हो रहा है दिल्ली को बने हुए, अभी 15 साल 20 सालों में पूरा दिल्ली डेवलप हुआ है। जैसे भोपाल तो काफी डेवलप हो गया। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को काफी 2004 से लेकर के, मैं जब पढ़ाई कर रहा था 2004 में, मैं अपना कॉलेज में आ गया था। तो फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली में आया था तो वहां पर एक भी फ्लाईओवर नहीं था उस समय दिल्ली में। और फर्स्ट जब मैं पहली बार जब मैं वहां पर लोकल बसेस चलती थी वहां पर टीटीसी वगैरह, तो बसेस में पहला जो धौला कुआं नहीं, क्या बोलते हैं, एम्स का जो फ्लाईओवर है, सफदरजंग एम्स के बीच का जो फ्लाईओवर बना, वो पहली बार वहां पर बना नहीं था तब। वहां केवल मिट्टी पड़ी थी, गिट्टियां पड़ी हुई थी, 2-3 ट्रक उतारे गए थे वहां पर, और उनके बीच से डीटीसी बस निकलती थी आगे। तो इसका मतलब मेरी उम्र क्या है अभी, उस हिसाब से देखा जाए तो 15-20 सालों में दिल्ली आज इतना बड़ा हो गया, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेरठ तक पहुंच गया है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 15 सालों में 20 साल में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा, अब ये दिल्ली की हालत नहीं है, ये पूरे विश्व की हालत है। हर शहर, छोटा सा शहर भी आज ऐसा डेवलप कर रहा है, सीमेंट के मकान वगैरह। तो समस्याएं आएंगी, वास्तुशास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो 15-20 सालों में ही वास्तुशास्त्र एकदम खुल के सबके जुबान पे आ गया है, सबके दिमाग में आ गया है। निर्माण होते हैं, जैसे हमने घर बनवाया तो हमने वास्तु सलाह ले ली, लेकिन जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं बड़े-बड़े, तो क्या वो लोग भी वास्तु सलाह लेके ही वो कराते हैं? मुझे तो नहीं लगता। वो लोग टाउन प्लानिंग या जो भी होती है तो वो तो देखो, वास्तव में किसी विषय को खरा एकदम उसके यथावत रूप में उसको स्वीकार करना वो अलग बात है, और उसका नाम लेकर के उसके पीछे अपना धंधा चलाना वो अलग बात है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेरा अभी भी जो बिल्डर सोसाइटी बनी हुई है वो कहते हैं, स्टैम्प लगा के कहते हैं 100% वास्तु सम्मत वास्तु। ठीक है, अब जब आप उनके पता करने जाएंगे उनके पास में, क्योंकि उनको तो अपना अब वो करना है, क्या बेचना है, उसको अपना एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसको दिखाना है सब जगह, और बड़े बड़े शब्दों में देते हैं। और आप अंदर जाएंगे, पूछेंगे किसी को, तो उनके पास कोई एक भी वास्तुशास्त्री नहीं है जिसके उन्होंने हायर किया हो किसी को, या किसी को वास्तु सम्मत। तो ऐसे बहुत से गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती भी नहीं है, उसको भी अपने सरकार चलानी है, उसको भी अपना काम करना है। सही बात है, क्योंकि उनको अपना तो ये है। ठीक है, ये संस्कृत है, वास्तु है, बढ़ावा दिया है। इससे पहले बना हुआ है मुरली मनोहर जोशी, वो अच्छे ने काफी। हाँ, ठीक है, अन्य लोग जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो है ना वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, इस सब की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ने वाली है, और आयुर्वेद की आवश्यकता बढ़ने वाली है, योग विद्या की आवश्यकता बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें दिन पर दिन बढ़ेंगी, इनका कोई कभी अविश्वास, क्योंकि ये शास्त्र हैं, ये सार्वकालिक होंगे और सार्वभौमिक होंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो अमेरिका में चले जाइए, चाहे आप रसिया में चले जाइए, चाहे भारत में जाइए, वहां भी आप इसका जरूर देखेंगे। सूरज कहाँ से आता है, वहां मकान बनाएंगे, जरूर देखेंगे आप, हवा कहाँ से जाती है चलती है, उससे बचेंगे जैसे ना। तो वो सब क्योंकि प्रकृति प्रदत्त शाश्वत है, क्या सनातन है, ये सनातन ज्ञान है। ये सनातन ज्ञान कहाँ से आया है? प्रकृति से आया है ना, और प्रकृति ही क्या है? ईश्वर है, यही ईश्वर तो है। आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, वहां पर प्रकृति पुरुष इन दोनों का संयोग ही क्या है, सृष्टि का कारण बताया गया है। ऐसे ही योग शास्त्र में बताया गया है, आप अन्य दर्शन पढ़ेंगे उसमें। तो ज्योतिष शास्त्र आपका जो है वो वेदों का अंग भी है। ज्योतिष शास्त्र के 3 सिद्धांत, 3 स्कंध हैं इसके, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें होरा को विशेष ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं वो डॉक्टर भूपेंद्र पांडे जी हैं, वो पढ़ाते हैं ज्योतिष शास्त्र। मैं वास्तु शास्त्र पढ़ाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा भी विषय ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र में चर्चा करते रहेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में जो हम पढ़े हैं अभी तक, इसकी और भी बहुत सारे इसका विकास क्रम है, इसका कौन ज्योतिष शास्त्र कहाँ का है पढ़ेंगे उसको भी हम। अभी ऐसा करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के कुछ जो प्राथमिक विषय हैं इसके क्या है, इसके प्राथमिक विषय ग्रह है,
नक्षत्र है, ठीक है, तिथियां है, वार है, पंचांग। पंचांग किसको कहते हैं? तिथि, वासर, नक्षत्र, वार, नक्षत्र, योग, योग करण, योग करण। ये योग करण एक ही है? अलग अलग है, योग अलग है, योग करण करण और क्या बोले? अच्छा गुरु क्या? तिथि, वार, वासर, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 उंगलियां हैं एक हाथ की, ठीक है। इन 5 उंगलियों को मिला करके तब आपका मुट्ठी बनती है। तो ये पंचांग, 5 अंग हैं किसके? हमारा जो नहीं, जो हमारा क्या होता है, जिसको पत्रा बोलते हैं, पंचांग उसको बोलते हैं। हाँ, पंचांग। पहले के जमाने में पत्रा ही बोलते हैं, पंचांग इसको बोलते हैं। तो पंचांग इसको हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में पंचांग है ये। इसमें 5 अंगों का अध्ययन विशेष करके होता है, ना, जो पर डे हमें काम आता है। करण क्या है? करण भी इसी के ही अंतर्गत आते हैं, तिथियों के ही मान से बनते हैं। अब इसके 20 विशेष अध्ययन क्या होगा, कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, तो अध्ययन करने के बाद। अच्छा, तिथियां कितनी होती हैं? अब 5 मिनट का आपका वो होगा क्या, क्वेश्चन आंसर होंगे, फटाफट से आप बताएंगे जल्दी जल्दी। सामान्य सामान्य विषय हैं आपके, जो आप बचपन से अभी तक आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, अपनाते आए हैं अपने जीवन में। पहले तो बताइए कि तिथियां कितनी होती हैं? 15 तिथि कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां और फिर अमावस्या और पूर्णिमा 16 तिथियां होती हैं गुरुजी। 16 तिथि होती है गुरुजी। ठीक है, बंद कर दीजिए, मैं बताऊंगा आप लोग बंद नहीं। गुरुजी सभी का माइक बंद करा दीजिए। होता है Zoom पे तो रहता है इसमें। ये 1 by 1 आता है, ऑल का नहीं आता है। तो तिथियां जो होती हैं ये कुल 15 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 15, ठीक है। और ये 15 तिथियां ही दोनों पक्षों में चलती हैं और यथावत होती हैं, इसलिए आपको 15 जोड़ के 30 नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये 15 ही तिथियां होती हैं, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, ठीक है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अथवा अमावस्या। अच्छा, पूर्णिमा में क्या बनेगा? अंतिम तिथि कौन सी होगी पूर्णिमा में? सॉरी, शुक्ल पक्ष में अंतिम तिथि कौन सी होगी? पूर्णिमा होगी। और कृष्ण पक्ष में अंतिम तिथि कौन सी होगी? अमावस्या होगी, ठीक है। अब 15 मिला करके इन सबसे क्या बनता है? हमारा एक मास बनता है, माह बनता है, एक माह। और ये जो माह होता है हमारा, ये मास होता है, ये विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं। चांद्र मास, सौर मास, नक्षत्र मास, ठीक है, बारहस्पत्य मास, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बनाए गए हैं, जिसमें विशेष करके हम लोग 9 ग्रहण करते हैं, 9विध कालमान को ग्रहण करते हैं। ये 9विध कालमान जो है इस हालांकि सिद्धांत का विषय है, परंतु इसकी छोटी छोटी जो इकाइयां हैं वो हम तो जान ही सकते हैं, जैसे मास है, पक्ष है, तिथि है ना, ये तो हम जानती हैं। तो कुल मिलाकर के 30 तिथियां होती हैं और 30 तिथियों का एक मास होता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। और तिथियों के बाद यदि बात करें पक्ष, तो पक्ष होते कितने हैं? कुल मिलाकर के 2 पक्ष। इन 2 पक्षों में कुल 30 तिथियां होती हैं, यानी 2 पक्षों को लेकर के 2 पक्षों का एक मास होता है, अर्थात 30 तिथियों का एक मास होता है, ठीक है। ये हो गया तिथियां और मास। दूसरा आता है कि वासर अर्थात दिवसाह, वार जो होते हैं, वार जो होते हैं, ये वार कितने प्रकार के होते हैं? 7 7 वार होते हैं,
रविवार से प्रारंभ करते हैं या सोमवार से प्रारंभ करते हैं? रविवार। ज्योतिष शास्त्र में हम रविवार से प्रारंभ करते हैं, सोमवार से नहीं। ज्योतिष शास्त्र में हम लोग जब गणना प्रारंभ करेंगे तो हम कहां से प्रारंभ करेंगे? 1 नंबर किसका होगा? रविवार का, 2 नंबर सोमवार का, 3 नंबर मंगल का, 4 नंबर बुध का और 5 नंबर 6 नंबर शुक्रवार और 7 शनिवार। ठीक है, तो ये 7 बार है कुल मिलाकर के। हमारा जो कॉलेज चलता है वो कब से कब तक चलता है? सोमवार से शुक्रवार। सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। ठीक है, ये याद रखना है, सैटरडे संडे को नहीं बोलना है। चलिए सर पढ़ाई करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो है अब ये हो गया हमारा, वार हो गया, तिथि हो गया, नक्षत्र की चर्चा करते हैं। नक्षत्रों की चर्चा करते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं या 28? अभिजीत मिला के 28 होता है सर, और अभिजात एक ऐड किया हुआ है नक्षत्र 28। तो नक्षत्रों की जब गणना करेंगे हम तो हम 27 ही बोलेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, क्योंकि 28वां जो नक्षत्र है वो किसी नक्षत्र, 2 नक्षत्रों का बीच का जो मान निकाला गया है वो 28वां नक्षत्र है। उसके मान, उनकी कैलकुलेशन जो है उसको डिवाइड करके निकालेंगे, बाद में बताएंगे। यहाँ पर नक्षत्रों के नाम लेंगे केवल। नक्षत्र होते क्या है, आप उसकी परिभाषा बता सकते हैं? हाँ, नक्षत्र ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, इन सबको भी जान लेते हैं। वास्तव में नक्षत्र जो है ना, ग्रह और नक्षत्र एक ही चीज है दोनों। ठीक है, ग्रह और नक्षत्र ये सारे के सारे क्या हैं? तारे हैं। ग्रह भी तारा ही है, नक्षत्र भी तारे ही हैं, और जो जिनसे नक्षत्र बनते हैं वह भी तारे ही हैं, और जिनसे राशियां बनती हैं वह भी तारे ही हैं। ठीक, कुछ तारे ऐसे हैं जो जिनको ग्रह कह दिया गया। ठीक है, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं। ठीक है ना, ये 9 ग्रह जो हैं ये क्या है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह मुख्य रूप से इनको हमने ग्रह की संज्ञा दे दी, क्योंकि इनके अंदर खुद की क्या होती है? कुछ क्षमताएं, कुछ शक्तियां होती हैं। तारे जो हैं, तारे जो है, नक्षत्र क्या है? नक्षत्र जो बनते हैं वो तारों के समूह से बनते हैं। ये छोटे छोटे तारे हैं, उन तारों के समूह से ही नक्षत्र बनते हैं। और ये नक्षत्र जो है, कहा गया है नक्षरति, जिनका कभी क्षरण नहीं होता या जिनका क्षय नहीं होता, जो स्थिर होते हैं हमेशा, जो गतिशील नहीं है, गति से रहित हैं। ठीक है, ऐसे जो तारे हैं, ठीक है, उनको नक्षत्र कहा गया। ये नक्षत्र जो बनते हैं, हाँ, के समूह से नक्षत्र बनता है। ठीक है, नक्षत्र वो हैं जो जिनके अंदर जो ऐसे तारों के समूह हैं जो स्थिर हैं। ठीक है, आकाश में। तो एक तो ये हो गया कि नक्षत्र क्या है, नक्षत्र आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ग्रह भी आपको पता है ग्रह क्या है, ग्रहों के कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रहों का जो क्रम है, ये क्रम किस प्रकार से है आकाश में? इनका क्रम किस प्रकार से होता है आकाश में? ग्रहों को तो आप जानते हैं सभी, सूर्य है, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन सब की जो स्थिति है आकाश में वो ठीक इसी प्रकार से है जैसे हम अपने आप को केंद्र में मान ले। अच्छा, 2 प्रकार के कक्षा क्रम भी चलते हैं। एक आधुनिक है जिसको साइंस मानता है, दूसरा है जो हमारे पारंपरिक वैदिक विधि से जिसका हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने आप को केंद्र में रखते हैं, अर्थात अपने आप को मतलब हम पृथ्वी को, क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं, हमारी पृथ्वी जो है हम इसको केंद्र में रखते हैं, और केंद्र में रखते हुए सारे जो ग्रह हैं इसके क्रम से इसके ऊपर 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 ये चारों तरफ है इसके, तो हम उसको कहते हैं भूकेंद्रिक कक्षाक्रम। यानी भू को केंद्र मानते हुए, पृथ्वी को केंद्र मानते हुए भूकेंद्रिक कक्षाक्रम है ये।
इसलिए ग्रहों में पृथ्वी को नहीं काउंट किया गया, इसलिए ग्रहों में पृथ्वी को काउंट नहीं करते हैं। हाँ, केंद्र में है, ठीक है ना। नहीं तो है तो वो भी एक है, वो भी ग्रह, लेकिन हमारे यहाँ माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हमने भूमि को क्या मान लिया, माता मान लिया, ठीक है, और हम उसको अपने आप को उसके पुत्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में, भूमि में वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारी ऊर्जाएं हैं जो एक स्त्री में होती हैं। स्त्री में सारी क्षमता होती हैं जो पुरुष में नहीं होती हैं, अर्थात वो एक नया जीवन देने की या एक प्रजनन की जो क्षमता होती है केवल और केवल स्त्री में होती है, और वही क्षमताएं जो होती हैं वो पृथ्वी में होती हैं। पेड़ में जब पेड़ का बीज जब आप बोएंगे पृथ्वी पर, तभी वो पृथ्वी पर उगेगा। आप मंगल पे बोल के बो के देखिए, नहीं जम उगेगा, ठीक है, अन्य कहीं नहीं उगेगा। ये क्षमता जो है इस पृथ्वी पर है, इसलिए हम इसको माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहते हैं, ठीक है। इस पृथ्वी को हमने ग्रह न मानते हुए इसको हमने वैदिक जो कक्षा क्रम है, भू केंद्रीय कक्षा क्रम, इसमें हमने इसको माता मानते हुए इसको हमने केंद्र में रखा है। ये स्वयं हम इसी के अंश हैं, क्योंकि ये पृथ्वी कैसी है, पंचभूतात्मक है, पंचभूतों से बनी है। ये तो पिंडे तो ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ठीक है, वो सब पंचभूतों से, किसी में कुछ कम है, किसी में ज्यादा है, वो बात अलग है, परंतु कहीं ना कहीं, और पृथ्वी एक ऐसा तत्व है जिसमें पांचों के पांचों चीजें हैं, ठीक है, और उसी से हमारा शरीर बन पाता है, नहीं तो नहीं। तो एक तो ये हो गया कि हमारा जो पृथ्वी है इसको भूकेंद्रिक मानते हुए हम इसका कक्षा क्रम में पृथ्वी के बाहर जो दूसरा ग्रह आता है, दूसरे ग्रह की कक्षा है, वो सबसे पहले आती है क्या, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा के बाद जो दूसरा क्रम आता है ग्रहों में, आकाश मंडल में, वो किसका होगा बताइए? मंगल का नहीं होगा, किसका होगा? गुरु। गुरु का भी नहीं होगा। सूर्य, सूर्य का भी नहीं होगा। बुध का होगा। हाँ, बुध का होगा, ठीक है। बुध के बाद शुक्र का हो जाएगा, शुक्र के बाद सूर्य का, और सूर्य के बाद मंगल का, मंगल के बाद बृहस्पति का, ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि का। तो ये जो 7 ग्रह हैं इनका कक्षा क्रमशः आप लिख चुके होंगे। राहु केतु जो है इनका कक्षा क्रम जो है ये, क्योंकि इनकी कोई फिजियोलॉजी नहीं है, ये छाया ग्रह इनको बोला गया है, इनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आकाश में हम बोलते हैं ये सनी दिख रहे हैं तो आइडेंटिफाइड किया हुआ है, राहु केतु उनकी छाया है, छाया के रूप में आप उनको आभासित कर सकते हैं। जैसे आप बादलों को पकड़ तो सकते नहीं है, जैसे आप छाया को पकड़ तो सकते हैं, लेकिन दिखती है ना छाया, तो उसका दर्शन कर सकते हैं आप, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन। हाँ, जैसे ग्रहों पे जैसे सूर्य का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, ऐसा दर्शन तो नहीं कर पाएंगे आप उसका, पर भौतिक स्वरूप नहीं है उसका। वो जो दिखने वाला है वो कैसे कि ये बनते हैं, ये एक कल्पना है, क्योंकि राहु और केतु की जो माना गया है, इनको माना गया है ये 180 अंश पर होते हैं हमेशा ही। हाँ, किसके 180 अंश पर होते हैं? तो हमारा जो विमंडल वृत्त है और जो हमारा क्रांति वृत्त है, क्रांति वृत्त में हमारा सूर्य घूमता है, विमंडल वृत्त में चंद्रमा घूमता है। तो क्रांति वृत्त और विमंडल वृत्त का जो संयोग है ये हमेशा 180 अंश पर रहता है, ठीक है। तो जैसे कैंची देखिए आपने, कैंची के जहां पर कैंची ज्वाइंट होती है, हम उसको कैसे करते हैं, ऐसे का है, तो मिलती आगे जाती है फिर खुलती है, तो उसका बीच में एक उसमें वो लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, बेल्ट लगा होता है, वहां से वो चौड़ी होती है, खुलती है, चौड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसे जो 2 पॉइंट हमारे, वो हमारे हैं, एक राहु और एक केतु। तो जो पूर्व में माना गया है वो केतु माना गया है, पश्चिम में राहु को माना गया है। हाँ, केतु, ठीक है, राहु को माना गया है। ये हमारा भू केंद्रिक वैदिक कक्षा क्रम जो है ये उसकी बात चल रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया वैदिक कक्षा क्रम। दूसरा आधुनिक कक्षा क्रम तो आप देख ही सकते हैं, सूर्य है उसके आसपास, उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। हाँ, तो वैदिक कक्षा क्रम को ध्यान में रखते हुए आपको इसके हिसाब से आगे कार्य करना है। तो ये हो गया वैदिक
और क्या बचा इसमें? नक्षत्र हो गए, ग्रह हो गए। नक्षत्रों के एक बार नाम बोल लेते हैं, बताइए किसी को याद हो? 27 हो गए तो ठीक है। ग्रुप में ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं उनको यदि किसी को नक्षत्रों के नाम पता हो तो क्रमशः कोई एक व्यक्ति सुना सकते हैं। मैं बता सकता हूँ। तो नाम मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अभी गिरीश सर बता रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा अन्य जो लोग हैं 2-3 बार इनका रिवीजन होगा तो आप सभी के कानों में श्रवण संस्कार बनेगा और उसकी वजह से आप सबको याद हो जाएंगे। तो पहले तो गिरीश सर बताना चाह रहे हैं, बताइए सर, स्वागत है आपका। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक दो बार और भी इसको दोहराना है क्योंकि ये कोई ग्रह तो है नहीं कि आप एक ही बार में 7 बार तो है नहीं, तो 27 नक्षत्रों का आप 2-3 बार इनको रिवीजन करना है। और अन्य लोग जो हैं जो पहली बार ज्योतिष पढ़ रहे हैं वो इनको अच्छे से याद कर लें, इनका क्रम याद कर लें, फिर ये नक्षत्र बनते कैसे हैं वो भी पढ़ेंगे आगे। हाँ, क्रम से लिखेंगे। अभी आपको पढ़ने को पढ़ाएंगे अच्छे से, ये तो ऐसी चर्चा चल रही है। आज पहली कक्षा है, कुछ ऐसी सामान्य चर्चाएं कर रहे हैं जी। और अन्य कौन व्यक्ति बोलना चाह रहे हैं? गुरुजी मैं बताती हूँ। हाँ जी जी, भंवर सर बोलना चाह रहे थे। नहीं ठीक है, बोलने दीजिए, मैडम को बोलने दीजिए। जी जी मैम बोलिए, संज्ञा बता दीजिए। जी गुरुजी। गुरुजी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजात नहीं आएगा सर, श्रावणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ठीक है ठीक है, अब बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, आपने सुधार लिया उसको, ठीक है। और अन्य कोई व्यक्ति? चलिए, तो ये नक्षत्रों की बात हो गई, तिथियों की बात हो ही चुकी है पहले, वार भी आप जान चुके हैं, ग्रह भी आप जानते हैं। अब क्या बचा? कुछ बचा है कि नहीं? योग और करण बचे हैं गुरुजी। योग और करण बचे हैं, तो आइए पहले करणों की चर्चा कर लेते हैं। करण ये भी पंचांग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से मुहूर्त को जानते हैं या मुहूर्त को शुद्ध करते हैं, समय को शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो करण क्या होते हैं? ये करण जो बनते हैं तिथियों से प्राय बनते हैं और इनके जो नाम है वो सबसे पहले यदि किसी को याद हो तो बता सकते हैं। कौन बताना चाहेंगे? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं आप सभी को। सबसे पहले आता है बव, फिर आता है बालव, बव बव बव। मैं बता देता हूँ सर। जी सर बताइए सर। जी जी, एक तिथि में 2 करण होते हैं और नहीं केवल नाम बताइए, केवल नाम। हाँ, एक पहला है बव, दूसरा है बालव, तीसरा है कौलव, चौथा है तैतिल, पांचवा गरज, छठा वणिज, सातवां है विष्टि, इसको भद्रा भी कहा जाता है, शकुनी, चतुष्पाद, नांग और किस्तुधन। ठीक है, बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया सर। और अन्य कोई?
चलिए एक बार मैं भी बता देता हूँ, दोबारा से सुन लीजिए सभी लोग। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, बिष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये करण है कुल। अब कितने हुए ये, किसने गिने? 11 करण होते हैं। यदि कोई पूछ लिया जाए, आपसे कोई पूछे कि करणों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? कुल 11 करण होते हैं। अब इसके अंदर जाकर के अवान्तर भेद भेद वगैरह वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। तिथियां आपने पूछेंगे तिथियां कितनी होती हैं, तो क्या बताएंगे? तिथियां 15 तिथियां होती है। नक्षत्र को पूछेगा तो क्या बताएंगे? 27 नक्षत्र होते हैं। वार कितने होते हैं तो क्या बताएंगे? और करण को पूछेगा तो क्या बताएंगे? 11 होते हैं। ये पंचांग के 5 अंग है। यदि ये 5 अंग आपने सीख लिए, इनका हाँ अच्छा अभी योग रह गया। अभी योग बाकी रह गया है, तो योग भी देख लेते हैं। योग जैसा कि इसका नाम ही है योग, हम जो समय निकालते हैं ना कि भाई कौन सा समय अच्छा है खराब है, उसमें केवल योग की भूमिका नहीं है, उसमें वार तिथि नक्षत्र करण लग्न इत्यादि सभी की भूमिका होती है, ठीक है। परंतु फिर भी इसका नाम योग है। क्यों? कुछ कारण है। गुरुजी वैसे एक प्रश्न था कि करण प्रश्न की बाद में क्या करेंगे। उपयोगिता है? किसकी उपयोगिता? करण की। ठीक है, वो करते रहेंगे, इनके बाद नाम जान लीजिए, फिर सबकी उपयोगिता है। बिना उपयोगिता का यहाँ कुछ नहीं है। पंचांग जो तिथि बनना है तो हर चीज की उपयोगिता आपको प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, केवल नाम परिचय जान लीजिए, केवल परिचय जान लीजिए। करण के नाम आपने जान लिए। योगों की चर्चा चल रही थी, ठीक है। योगों में सबसे पहले जो योग आते हैं, योग जो है ये कुल मिला के 2 प्रकार के होते हैं। एक विस्कुंभादि योग और दूसरा हाँ विस्कुंभ आदि। और दूसरा जो क्रम है इनका वो आनंदादि योग। हाँ, परंतु सारे पंचांगों में विस्कुंभादि योग आपको प्राप्त नहीं होंगे। कुछ पंचांग केवल विस्कुंभादि देते हैं, कुछ पंचांग आनंदादि रखते हैं, कुछ पंचांग ऐसे भी जो दोनों को देते हैं ना। तो हम ऐसे करते हैं, पहले जानते हैं विस्कुंभ आदि जो योग हैं। ये है, सबसे पहले है विस्कुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, सूल, गंड, व्याघात, हाँ, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, परिधान, परिघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा और इंद्र और वैधृति आया कहीं? वैधृति अंतिम है, वैधृति। एक बार रिपीट करें क्या? जी सर बताइए। प्रीति, आयुष्मान, विस्कुंभ से सर, विस्कुंभ से शुरू करें। हाँ विस्कुंभादि योग में
जी जी। विष्कुंभा योग, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य। विष्कुंभ से प्रारंभ होगा सर, शुरू किया आपके दो और आएंगे। हाँ, विष्कुंभ, उसके बाद प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, दीति, शूल, धृति, शूल, गंड, व्याघात। ये हर्ष है कि हर्षा है, क्या है? हर्षण जी। हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, परिधान, परिग, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्मा, इंद्र, वैदति। ठीक है जी। ब्रह्मा, इंद्र, वैदति। इंद्र है कि इंद्र? इंद्र सर, इंद्र। इंद्र, वही मैंने कहा। ठीक सर, इंद्र। ठीक है, तो ये हो गया आपके योग। ये योगों के बाद आप क्या बचता है बताइए? हाँ, आनंदादि योग भी होते हैं, उनको अभी रहने दीजिए, वो मूल चिंतामणि आगे पढ़ेंगे आप। आनंदाख्या, कालदंड, धूम्रदाता, ठीक है, वो रहने दीजिए। तो ये पंचांग 5 अंग हुए। इन पंचांगों के माध्यम से आप किसी समय को, किसी काल को जानते हैं कि वो काल अनुकूल है या प्रतिकूल। ठीक है, अच्छा ये केवल मोटी इकाई है, केवल दिन को जानने की ना। यदि आपको दिन में काल देखना है कि 12 बजे का समय अच्छा होगा या 2 बजे का अच्छा होगा, 1 बजे का अच्छा होगा, तो उसके लिए आपको, और इसकी जो सूक्ष्म इकाइयां हैं, जैसे लग्न साधन है, लग्न क्या किसका चल रहा है, ठीक है, ग्रह स्पष्ट वगैरह, वो सब की आवश्यकता भी पड़ती है, परंतु मुख्य रूप से यही है आपका। ठीक है, और ये पंचांग हो गए, पंचांगों की चर्चा आपने आज की, और आपने तिथियों की, वार, नक्षत्र, ठीक है, ये सारी चर्चा आपने करी। ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो आपने अभी तक पढ़ा है आपने, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि सामान्य विषय हमारा ना, यदि ये याद होगा, बेस है, ज्योतिष शास्त्र का बेस है। हाँ बेस है, तो यदि ये पता होगा हमें, यदि तो हम आगे अन्य विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, आगे विषयों को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी जी। तो और किसी को कुछ? अभी धीरे धीरे करके क्या होगा कि हमें समय लगेगा अपने समय को फिक्स करने में। सबको सब अपना, कोई ऑफिस में होगा इस समय पर, कोई कहीं होगा, तो वो प्लान करेगा कि आप ऐसा करते हैं, दिन में जो समय हमारा, इसको कहीं और फिक्स करते हैं, यहाँ पर हम क्लास लेनी है। ऐसे हमें भी लगेगा कि भाई अब क्लास शुरू करनी है, तो एक व्यवस्था हो बैठने की, सबकी व्यवस्था हो। क्यों, प्राय अभी तक 2-3 सालों से ये ऑनलाइन ही चल रहा था। ठीक है, ऑफलाइन के माध्यम से था तो ऑफलाइन भी, परंतु कोई आता नहीं था। इस साल कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आएंगे, तो आएंगे तो अच्छी बात है। हम लोग भी ऑनलाइन सुन के पढ़ा करके बोर हो गए। पहले जो ऑफलाइन कक्षाएं चलती थी वो बहुत बढ़िया कक्षाएं चलती थी शुरुआत में, 2016, 17, 18 तक अच्छी चली है, 19 तक अच्छी चली है। तो हाँ, कोविड के कारण। तो अब ऐसा करना है हम सभी को, यथावत जुड़े रहना है क्लास में, अधिक से अधिक जो संख्या उपलब्ध हो सके, संख्या बनाए रखना है। और ठीक है ना, तो ये सब हमें पढ़ना है। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी आप 10-15 मिनट का समय है, आप सब स्वतंत्र हैं, एक एक करके अपना प्रश्न रखें। इसका एग्जाम कब तक होता है, इस डिप्लोमा कोर्स का? पहले हम इसको प्रारंभ कर लेते हैं अच्छे से। एग्जाम तो पूरा 1 साल होना है इसको ना, चिंता मत करिए, एग्जाम होगा, परंतु इस मान के चलिए आपको 1 साल का डिप्लोमा है, तो पूरा समय मिलेगा आपको पढ़ाई करने। 1 साल का डिप्लोमा है। ठीक है, अपन इसको गतिमान रखें। हाँ जी जी जी। ये कोई चिंता मत, परीक्षाओं में चिंता मत करिए, आपको पर्याप्त समय, पूरा 1 साल मिलेगा। यदि 1 साल कहा गया है कि डिप्लोमा 1 साल का है, तो आपको 1 साल पूरा मिलेगा पढ़ाई के लिए। कक्षाएं नियमित रहेंगी या हफ्ते में 2-3 दिन? कक्षाएं नियमित रहेंगी, कक्षाएं मंडे टू फ्राइडे नियमित रहेंगी। सैटरडे 3 बजे आना है, 3 बजे आना है जी, 3 बजे आना है।
3 से 5। 3 बजे आना है, 3 बजे सभी को जुड़ना भी है। जो लोग नहीं आ सकते हैं, शहर से बाहर हैं, उनको 3 बजे जुड़ जाना है। ठीक है, बाकी और बताइए, और कोई किसी का प्रश्न हो तो कल से आना है सर? हाँ, कल से आ सकते हैं। कल स्वागत है आपका। आज क्लास, वर्चुअल क्लास कब से शुरू होगी सर? प्रारंभिक कोई पुस्तक बता दीजिए जिसको लेकर के आप जो पढ़ाए उसके रिवीजन में भी काम आए और उसमें अध्ययन के लिए। अभी तो ऐसा करिए, प्रारंभिक पुस्तक में बता दूंगा, लेकिन कहाँ से लेंगे आप भी? आप प्रारंभिक क्या, आपको पुस्तकें जो पाठ्यक्रम में आप लगी बता दीजिए, वहीं से जाकर के ले लेंगे। मतलब जैसे अभी जो आपने सामान्य ये नक्षत्र ये सब बताए, तो ये जैसे मुझे पता है कि वो अवखड़ा चक्र नाम की पुस्तक आती है। हाँ, ये सब है, मैंने प्रथमा में पढ़ी है तो वो ले आऊंगा मैं। तो ऐसी और कोई पुस्तक और जहाँ कहाँ मिल सकती है तो आप बता देंगे तो हम 1-2 दिन में ले लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप अवकड़ा चक्र ले लीजिए, आप जन्म पत्र दीपक ले लीजिए, आप मुहूर्त चिंतामणि ले लीजिए। ये सब जन्म पत्र दीपक जो है ना, ये प्राथमिक ग्रंथ ही है। अवकड़ा चक्र सबसे जो छोटे शिशु होते हैं ना, उनके लिए वो ग्रंथ होता है। शीघ्र बोध है, वो ले सकते हैं आप। शीघ्र बोध छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। गुरुजी जी, एक लिस्ट पोस्ट कर दें तो बेहतर रहेगा। हाँ, दिया जाएगा आपको। पाठ्यक्रम जो है पूरा आपको मिल जाएगा। पाठ्यक्रम चिंता मत करिए। अब एक आध दिन 2-3 दिन जुड़िए इस तरह से, फिर सारी व्यवस्था बनती चली जाएगी जैसे जैसे। गुरुजी आज जो पढ़ाया है उसका PDF हमको ग्रुप में मिल जाएगा ना? नहीं मैम, आज का नहीं मिलेगा आपको। आज का तो मैंने केवल आपको चर्चा की है, परंतु चिंता मत करिए, देने को तो मैं आपको दे दूंगा, अभी ऐसा नहीं है। परंतु अभी आप सुनिए, केवल एक दिन चर्चा करिए। आपको पाठ्यक्रम सारा जितना भी हमारे पास लगा हुआ है, जो हम पढ़ेंगे, अधिकांश आपको मिल जाएगा। जी गुरुजी। और भोपाल में किस जगह गुरुजी पुस्तक मिलती हैं? भोपाल में मुझे आइडिया नहीं है भोपाल में कहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ चौखम्बा हमने जब भी मंगाई है, प्राय तो बनारस से मंगाई है। ये तो उज्जैन में कुलुका करके है, कुलुका पुस्तक की दुकान है कोई, वो उनको भी कांटेक्ट करेंगे। गुरुजी जैसे कक्षा के बाद अगर कभी कोई शंका समाधान के लिए आप मिलना, कितने बजे तक मिल जाएंगे आप कॉलेज में? शंका समाधान आप करिए, कक्षा में करिए, कक्षा के समय पर। गुरुजी क्या पुनरावृत्ति अपन करते हैं और कुछ है तो कक्षा के समय पर अंतिम जो 15-20 मिनट होंगे वो आपके प्रश्नों के समाधान के लिए ही होंगे, जैसे अभी चल रहा है। यदि किसी का प्रश्न हो तो कर सकते हैं। गुरुजी एक सवाल था कि कुछ ऐसे आपको कुछ समझाना हो, जैसे अभी हम ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो कुछ डिस्प्ले कैसे करेंगे? कुछ है क्या ऐसे इसमें गूगल मीट में कुछ है क्या ब्लैक बोर्ड जिसपे आप दिखा सके? कभी कुछ ऐसे देख के समझने वाली चीज हो तो? हाँ बिल्कुल है, वो पढ़ाएंगे। गूगल मीट पे सारी सुविधाएं हैं, उस पर आपको दिखा करके बकायदा उसका पूरा पुस्तक उस पर खोल के पढ़ा सकते हैं। मेरे पास PDF भी हो सकते हैं, तो उनको खोल करके भी हम पुस्तक को उस पर दिखा करें, उसको आप भी देख सकते हैं स्क्रीन शेयर करते हुए, और हम उसको पढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन के माध्यम से जो जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी उन सभी का उपयोग करेंगे हम। और बुक्स की आज आप लिस्ट जरूर भेजिएगा प्रभु जी। हाँ, मैं आपको पाठ्यक्रम भेजता हूँ, उसमें जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में भेजता हूँ, पुस्तकें कौन कौन सी वो भी भेज देता हूँ। बाकी अभी फिलहाल आप एक दिन इस तरह से जुड़िए जिस हिसाब से आज जुड़े हैं, और आगे सारी व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू। अपने में परस्पर कुछ ऐसी वार्ता कर लें या ऐसा कुछ योग बना लें कि आप में से कोई आपका मित्र आपकी आज की रिकॉर्डिंग या फिर आप आज का जो मैटर है वो आपको, जिसने नोट किया हो, जिसने लिखा हो, उसको वो आपको प्राप्त हो जाए या ग्रुप में शेयर कर ले। कई बार जो लोग कक्षा में नहीं जुड़ पाए हैं दिन में आज, वो क्या करें, उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं, या वो ये कह दें कि भाई मैं उपलब्ध नहीं हो पाऊंगी या हो पाऊंगा, या मैं ऑफिस में हूँ तो कृपया मेरे लिए रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दे। तो अपने किसी मित्र को बोल करके वो रिकॉर्डिंग कर लेगा। या अगर आप कक्षा में हैं तो आप रिकॉर्डिंग पे भी लगा सकते हैं अपना फोन मोबाइल वगैरह। बाकी मैं इसको कुछ लिंक्स वगैरह हैं जो YouTube वगैरह पे हैं, आप वहां से भी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, पर वो आगे के विषय हैं, वो अभी आप
ये जो प्राथमिक विषय है उसमें नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है कि राशि नक्षत्र तिथियां वगैरह, ये आपको बस अभी उपलब्ध नहीं है। तो यूट्यूब पे जो है वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो आपके ग्रंथ में लगे हुए हैं जो विषय हैं वही मिलेंगे आपको। तो अभी तो आप उनको भी नहीं देख पाएंगे, मतलब देख के कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको थोड़ा सा बेसिक ना समझ लिए, कुछ चर्चाएं ना कर लें आपस में, ठीक है ना। और किसी को कुछ बोलना हो तो बताइए। गुरुजी पंचांग के 5 भाग हैं, वार, जी। तिथि, मास। नहीं, मास नहीं है। तिथि वासर नक्षत्र योगम करण एव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शनम। तिथि नक्षत्र वार करण और योग और करण। जी गुरुजी। तो ठीक है, कल पुनः इसी समय पर दोबारा मिलते हैं हम लोग। आज के कक्षा का समापन करते हैं और धन्यवाद सर। ठीक है ना, आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसे इसी प्रकार सभी जुड़े रहें कक्षा में, तो हम अपने उद्देश्य को जरूर प्राप्त करेंगे। जी जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कल्याण मंत्र के साथ कक्षा का समापन करते हैं गुरुजी। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनर्मिलामः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।